सीबीएसई क्लास 12 हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन आरओ पार्ट 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 1 है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, स्थिर सुख पर दुख की छाया। स्थिर सुख पर दुख की छाया क्रांति या विनाश की आकांक्षा को कहा गया है। क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं। वे अपने सुख सुविधा के खोने का मात्र भयभीत हो जाते हैं। उनका सुख स्थिर है। उनकी क्रांति में दुख की छाया दिखाई देती है। क्रांति उन्हीं से कुछ चाहती है और जिनके पास आवश्यकता से अधिक होता है, जो समाज की भलाई के लिए आवश्यकता है, और उसे खोने मात्र की आकांक्षा उन्हें दुखी कर देती है। क्वेश्चन नंबर 2, असीन पात से शापित उन्नत सतवीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? असीन पात की शापित उन्नत सतवीर पंक्ति में क्रांति विरोध गर्वीले वीरों की ओर संकेत करती है, जो क्रांति वज्रघात से घायल होकर छत विक्षित हो जाते हैं और बादलों की वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुँचे सैकड़ों वीर पराजित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष छत विक्षित हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार क्रांति की हुंकार से पूंजीपति का धन संपत्ति वैभव आदि का विनाश हो जाता है, अर्थात उनके शोक का अंत हो गया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विलप रब से छोटे ही शोभा पाते। पंक्ति में विलप रब से क्या तात्पर्य? छोटे ही है शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, विलप रब से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में विलप रब की तात्पर्य है क्रांति जब आती है तब गरीब सामान्य वर्ग आशा से भर जाता है एवं धनी पूंजीपति वर्ग अपने विनाश की आकांक्षा से भयभीत हो उठता है। छोटे छोटे लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, उनके सिर्फ इससे लाभ होगा। इसलिए कहा गया है कि छोटे ही है शोभा पाते। जैसे भयंकर आंधी तूफान के बीच छोटे छोटे पौधे अपनी जड़ नहीं छोड़ते। क्वेश्चन नंबर 4, बादलों के आगमन से प्राकृतिक में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? उत्तर, बादलों का आगमन से प्राकृतिक निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। समीर बहने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली चमकने लगती है, छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं और मौसम सुहाना हो जाता है। गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर है, व्याख्या कीजिए जिसकी तीर्ति है समीर सागर पर स्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दुखद हृदय पर निर्णय विलप की विलपित माया। उत्तर, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर का नौका तैर रही है। छाया उसी प्रकार पूंजीपति के वैभव पर क्रांति की छाया मंडरा रही है। इसलिए कहा गया है कि स्थिर सुख पर दुख की छाया, अर्थात उनके सुख स्थिर है जो कभी नष्ट हो जाते हैं। कवि के बादलों की विलपकारी योद्धा, उसके विशाल रूप रग नौका गर्जन तर्जन के रणभेरी से रूप दिखाया गया है। कवि कहते हैं कि बादल तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सहज हो जाते, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी शोभा के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्याख्या कीजिए।
अखा अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पग पर ही होता जल विलप विलप। उत्तर, कवि कहते हैं कि पूंजीपति के छोटे छोटे भवन मात्र भवन ही नहीं है, आपूर्ति से ये गरीबों आतंकित करने वाले भवन है। इसमें रहने वाले लोग महान नहीं है, ये भयग्रस्त है। जल की विनाशशीलता तो सदा पख को ही डुबोती है, कीचड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार क्रांति की ज्वाला में धनी लोग ही जलते हैं, गरीबों को कुछ खोने का डर नहीं, क्योंकि क्रांति की प्रतिनिधित्व हमेशा निम्न वर्ग ही करता है। क्वेश्चन नंबर 6, पूरी कविता में प्राकृतिक का मानवीकरण किया गया है। आपको प्राकृतिक का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया और क्यों? उत्तर में कविता प्राकृतिक मानवीकरण किया गया है। मुझे बादलों का गर्जन पर क्रांति लाने वाले रूप पसंद है, क्योंकि जिस प्रकार बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़ी बड़ी पर्वत वृक्ष घबरा जाते हैं, उनको उखाड़ कर गिर जाने का भय होता है, उसी प्रकार क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं, वे दिल थाम कर रह जाते हैं, उन्हें अपनी संपत्ति एवं सत्ता के छिन जाने का भय होता है। ये विलप के बादल फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता है संसार, सुन सुन घोर बर्ज हुंकार। कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संबोधित व्याख्या को छांटकर लिखिए। उत्तर, तितली है समीर सागर पर, स्थिर सुख पर दुख की छाया, यह तेरी रण तेरी मेरी गर्जन की सज सुतक अंकुर, ए विलप के बादल हे जीवन के प्रावार। क्वेश्चन नंबर 8, इस कविता में बादलों के लिए विलप के वीर ए जीवन की प्रावार जैसे संबोधित का इस्तेमाल किया गया है। बादल राग कविता में शेष 5 खंडों में की गई है, संबोधित का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे अरे वर्ष के हर्ष, मेरे पागल बादल हे निर्दंश, ए स्वच्छंद हे उदम, हे सम्राट, हे विलप के विलापन, ए आतंक के चंचल शिशु सुकुमार। उपयुक्त संबोधित की व्याख्या करें और तथा बताइए कि इन संबोधित का क्या औचित्य है। उत्तर, कवि इन पंक्ति संबंधों में अर्थात बढ़ाना चाहते हैं। बादलों के लिए संबोधित व्याख्या इस प्रकार है। अरे वर्ष के हर्ष सुख का प्रतीक, मेरे पागल बादल मदमस्ती की प्रतीक, ए निर्धर बंधनहीन, हे स्वच्छंद स्वतंत्रता से घूमने वाले, हे उधम भयहीन, हे सम्राट सर्वशक्तिशाली, हे विलप के विलपन पयल का क्रांति, हे आतंक के चंचल शिशु सुकुमार बच्चों के समान चंचल। क्वेश्चन नंबर 9, कवि बादलों को किस रूप से देखता है? कालिदास ने मेघदूत व्याख्या में मेघों को दूत के रूप में देखा गया। आपका कोई काल्पनिक बिंब है? कवि बादलों को क्रांति के प्रतीक रूप देखता है, में बादल के किसानों के महिमा के रूप में दिखाता है। अब आएगा बादल नभ में, बूंद बूंद को अन्न से तरसे, अब तू बरखा लाएगा, इनका जीवन सफल कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कविता को प्रभावी बनाने के लिए विशेष सायस प्रयोग करता है, जैसे स्थिर सुख है, सुख के साथ स्थिर
विशेषण का प्रयोग के अर्थ से विशेषता प्रभाव पैदा कर दिया है। ऐसा अन्य विशेषणों को कविता से छांटकर लिखे तथा इससे बताते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग कविता के अर्थ का विशेष प्रभाव पैदा हुआ है। उत्तर, कवि के कविता के निम्नलिखित विशेषण का प्रयोग किया है। निर्णय विलव विनाश के साथ ही निर्देश विशेष लगने का विनाश का अधीर क्रोध हो गया है। दिग्ध हृदय, दुख की अधिकता व सत्पिता हेतु दुग्ध विशेषण। सुगंध अंकुर, सुखद विशेषता अंकुरों की मिट्टी में दबी स्थिर का घोतक। गगन स्फीति, बादलों की अत्यधिक ऊंचाइयों बताने हेतु गगन। चिकन बहुभुजाओं का दुर्बलता। रुधिर कोश भरे हुए खजाने होते। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।